अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जब मैं जमीला के घर के अंदर दाखिल हो रहा था तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे यूँ लगा जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। रहमत बीवी के घर के सामने तो बाकायदा कोई गली भी नहीं थी। वहाँ एक खुला मैदान था जिसके वसत में एक बड़ा जौहर नजर आ रहा था। गोया वहाँ किसी के छुपकर मुझे देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने अपने एहसास को वहम के खाते में डाला और घर में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर के बाद हम सब बैठक में बैठे हुए थे। हम सब से मुराद मैं, बासित अली, जमीला और उसकी सास रहमत बीबी। रहमत बीबी की उम्र 60 को छूती हुई नजर आती थी। इसकी हरकत और सकनात और देखने के अंदाज से मुझे पता चल गया कि उसकी बीनाई खासी कमज़ोर थी। वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, थानेदार पुत्र की होया है, आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? चाची, आपकी बारी भी आएगी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। पहले मैं ज़रा तुम्हारी बहू से निबट लूँ। फिर मैंने जमीला की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि दरवाजे पर 2 पुलिस वालों को खड़ा देखकर तुमने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश क्यों की थी? इस किस्म की हरकत तो वही बंदा कर सकता है जिसने कोई ख़तरनाक जुर्म कर रखा हो या जुर्म करने जा रहा हो। वो मैं आपको देखकर घबरा गई थी, वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोली। आज से पहले कभी पुलिस हमारे दरवाजे पर नहीं आई, इसलिए पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ कि वो नॉर्मल अंदाज में बात करने के दौरान में मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने इस पर गहरी नज़र रखते हुए सवाल किया, तुम्हारा घरवाला कहाँ गया है? वो आज सुबह हाफिज़ाबाद गया है जी, जमीला ने बताया। खैरियत? मैंने पूछा। हाफिज़ाबाद वो क्या लेने गया है? सिराजे का डंगरों का कारोबार है पुत्र, चाची रहमतें ने बताया। वो माल मवेशी की खरीदारी के लिए पिंड पिंड नगर नगर घूमता रहता है। 1-2 दिन में वो हाफिज़ाबाद से वापस आ जाएगा। पर पुत्र, वो सांस हमवार करने के लिए रुकी, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि हमारे घर में क्या लेने आए हो। हमसे ऐसी क्या खता हो गई कि आपको यहाँ आना पड़ा? चाची, बात दरअसल ये है कि मैं एक जवान और हसीन औरत की तलाश में करमकोट आया हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया। मुझे पता चला है कि वो औरत पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारे घर में थी और 2 दिन पहले यहाँ से गई है। मैंने घुमा फिरा कर बात की थी ताकि इनकी ज़बान से सुनकर अंदाज़ा कर सकूं कि माजरा क्या है। रहमत बीबी मेरी बात के मुकम्मल होने पर जल्दी से बोली, थानेदार पुत्र, आप कहीं आपदा की बात तो नहीं कर रहे? आपदा कौन? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपदा मेरी अकलौती बेटी है जी, वो वजाहत करते हुए बोली। वही 8-10 दिन यहाँ रहकर 2 दिन पहले गई है। कहाँ गई है? मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। अपने मियाँ के साथ ससुराल गई है, उसने जवाब दिया। जमीला अपनी सास की बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, आपदा की उधर वजीराबाद में शादी हुई है। अपने खामिद से लड़ झगड़ कर मैके आ गई थी। वो लगभग 10 दिन यहाँ रही है। 2 दिन पहले उसका खामिद जुबैर आया था, मना कर ले गया है। मगर आप? वो लम्हाती तवक्कुफ करके शक भरी नज़र से मुझे तकने लगी। फिर पूछा, मगर आप आपदा की तलाश में यहाँ क्यों आए हैं? सब खैरियत तो है ना? पुत्र थानेदार, सच सच बता, ये मामला क्या है? रहमत बीवी घबराए हुए लहजे में बोली, मेरी बेटी के साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई? ऊंच नीच के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। पहले इस बात का फैसला हो जाए कि मैं जिस खूबसूरत और दिलकश औरत की तलाश में आया हूँ वो तुम्हारी बेटी आपदा ही थी या कोई और? कोई और? क्या मतलब जी? जमीला ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि जिन लोगों ने मुझे ये बताया है कि कोई खूबसूरत औरत हफ्ता 10 दिन तुम्हारे घर में रहकर गई है, वो भी करमकोट ही से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। जाहिर है वो तुम्हारी बेटी आपदा को भी अच्छी तरह जानते होंगे, मगर उन्होंने एक बार भी आपदा का जिक्र नहीं किया। इससे ये जाहिर होता है कि वो औरत मैं जिसकी तलाश में हूँ वो तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। फिर वो कौन हो सकती है? रहमत बीबी उलझन ज़दा अंदाज में बोली, यहाँ तो आपदा के सिवा और कोई आया ही नहीं। मेरा मतलब है कि कोई और औरत इस घर में नहीं आई। फिर इन लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला?
मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अगर आबदा के सिवा कोई और औरत यहाँ नहीं आई तो फिर वो कौन थी जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ? ये तो आप जाकर इन्हीं लोगों से पूछें जिन्होंने झूठ बोला है। जमीला बेजारी से बोली, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? इन लोगों से तो मैं ज़रूर पूछूंगा, मैंने जमीला की आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में कहा। और ये बात ज़हन-नशीन कर लो कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। परेशानी की बात तो उस वक्त होती अगर मैं तुम तीनों को थाने बुलाकर तफ्तीश करता। वो दोनों सास बहू सरासीमा नज़र से एक दूसरे को देखने लगी। मैंने जमीला की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारे घर में आबदा की कोई तस्वीर वगैरह रखी हुई है? जी, एक आध तस्वीर मिल जाएगी, उसने जवाब दिया। ठीक है, वो तस्वीर लाकर मुझे दिखाओ, मैंने कहा। जमीला उठी और बैठक से निकलकर घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। मैं इस नुक्ते पर गौर करने लगा कि राना नवाज के बंदों ने जो इतला दी थी, अगर वो रहमत बीवी के बारे में थी तो फिर आबदा का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं था। इनके अंदाज से तो यही झलकता था कि वो किसी ऐसी औरत का जिक्र कर रहे हैं जिसका करमकोट से कोई भी ताल्लुक ना रहा हो। खैर, इस नुक्ते को हल करने के लिए मुझे एक बार फिर राना नवाज की हवेली जाना था। थोड़ी ही देर के बाद जमीला एक तस्वीर लेकर बैठक में आ गई। मैंने उसके हाथ से वो तस्वीर लेकर बगौर उसका जायज़ा लिया। इस तस्वीर में आबदा अपने शौहर जुबैर के साथ नजर आ रही थी। ये बात मुझे जमीला ने बताई थी कि तस्वीर में नजर आने वाला मर्द आबदा का शौहर जुबैर है। मैं लगभग 2 मिनट तक इस तस्वीर का मुआयना करता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस नामालूम औरत की लाश अल्लाह बख्श मछेरे ने दरिया से निकाली थी वो हरगिज़ आबदा नहीं थी, वो कोई दूसरी ही बदनसीब औरत थी। जमीला ने मुझे सोचो विचार में डूबा हुआ देखा तो एक बार फिर वही सवाल कर डाला जो 2-3 मरतबा पहले भी कर चुकी थी। थानेदार जी, अब तो बता दें कि इस औरत का क्या किस्सा है जिसकी तलाश में आप करमकोट आए हैं? मैंने मुख्तसर अल्फाज में इन सास बहू को दरिया से मिलने वाली इस नामालूम खूबसूरत औरत की लाश के बारे में बता दिया और साथ ही इस बात का भी इजाफा कर दिया कि वो औरत आबदा नहीं है। ये सुनकर रहमत बीवी की जान में जान आई कि इसकी बेटी जिंदा सलामत है। आप लोग मुझे आबदा की ससुराल का एड्रेस नोट करा दो, मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मैं वजीराबाद जाकर खुद चेक करूंगा। अब किसी चेकिंग की क्या ज़रूरत है थानेदार साहब? जमीला बरहमी से बोली, आपने तो खुद तस्दीक कर ली है कि आपको जिस औरत की तलाश है वो आबदा नहीं है, मगर अभी इस उम्र की तस्दीक नहीं हो सकी कि मेरी मतलूबा औरत हफ्ते 10 दिन इस घर में रुकी थी या नहीं। मैंने तेज़ नज़र से इसे घूरते हुए कहा, तो क्या आपको हमारी बात का यकीन नहीं है? वो खफगी आमेज अंदाज में बोली, अगर हम यूं ही खामोशी और शराफत से हर किसी की बात का यकीन करने लगें तो फिर हो गई थानेदारी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप लोगों ने जो कहा वो मैंने सुन लिया। यहाँ आने से पहले मुझे दूसरे लोगों ने जो कुछ बताया था वो भी मेरे जहन में महफूज है। तहकीक और तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैंने मायना खेज अंदाज में बात अधूरी छोड़ी तो वो दोनों उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगी। मैंने कहा, एक बात और वो ये कि जब सिराजुद्दीन अपने कारोबारी दौरे से वापस आ जाए तो इसे मेरे पास थाने भेज देना, मैं इससे भी पूछगछ करूँगा। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मैं आबदा की ससुराल वाक़ वज़ीराबाद का तफसीली एड्रेस नोट करके चाची रहमत के घर से निकल आया। जब मैं कांस्टेबल बासित अली के साथ रहमत बीवी के घर से निकल रहा था तो एक बार फिर वही एहसास हुआ जैसे कि कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। ऐसा एहसास उस वक्त भी हुआ था जब मैं इस घर में दाखिल हुआ था। इस बार मैंने अपने एहसास को वहम नहीं जाना और चारों जानिब निगाह दौड़ाकर ये जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन है जो चुपके मुझ पर नज़र रखे हुए है, मगर बावजूद कोशिश के मैं इस पुरस्कार नामालूम शख्सियत को तलाश करने में कामयाब नहीं हो सका। मेरे इस एहसास का मामला इतना अहम नहीं था जितना कि इस नामालूम खूबसूरत औरत का सुराग लगाना जिसकी लाश गुज़िश्ता रोज़ दरिया के अंदर से मछेरे अल्लाह बख्श ने निकाली थी। लिहाजा मैं अपने जहन को झटक कर राना नवाज की हवेली की जानिब चल पड़ा। रास्ते में बासित अली ने मुझसे कहा, मलिक साहब, मुझे ऐसे लगा है कि ये दोनों औरतें आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मतलब ये कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थीं। अब तो हम इनके घर से बाहर निकल आए हैं। अगरचे मेरा ख्याल भी यही था, ताहम मैंने अपने दिली जज्बात को पोशीदा रखते हुए कांस्टेबल से पूछा, तुम्हें इनकी किस बात से ऐसा लगा है?
मैंने महसूस किया है कि वो आपसे बात करते हुए बहुत घबरा रही थीं। बासित अली ने जवाब दिया। बहुत ही सोच कर और नाप तोल कर जवाब दे रही थीं। पुलिस की वर्दी की बड़ी दहशत होती है बासित अली, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। बड़े बड़े पुलिस को सामने देखकर हिरासा हो जाते हैं, ये तो फिर दो औरतें हैं। हो सकता है यही बात हो, वो सादगी से बोला। मैंने कहा, बासित अली, मेरी एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो। समंदर और औरत की फितरत यह है कि ये दोनों किसी विषय को ज़्यादा अरसे तक अपने पेट में नहीं रख सकते। अगर जमीला और उसकी सास ने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की भी है तो मेरी कड़ी तफ्तीश बहुत जल्द इन्हें सब कुछ उगलने पर मजबूर कर देगी। वो उस बात में सर हिलाकर रह गया। हम बातें करते हुए राना नवाज की हवेली में पहुंच गए। थोड़ी ही देर के बाद मैं राना नवाज के साथ बैठक में बैठा हुआ था। कांस्टेबल बासित को मैंने बाहर टांगे में छोड़ दिया था। नंबरदार राना नवाज ने मुझसे पूछा, जी मलिक साहब, कुछ पता चला इस खूबसूरत औरत का जिसकी तलाश में आप यहाँ आए हैं? मैंने मुख्तसर अल्फाज में राना को सूरत हाल से आगाह कर दिया। फिर कहा, आप अपने इस बंदे को बुलाएं जिसने आकर मुझे बताया था कि चाची रहमते के घर में कई दिनों से एक खूबसूरत अजनबी औरत ठहरी हुई थी जो 2 दिन पहले चली गई है। यकीनन इसका इशारा चाची रहमते की बेटी आबदा की तरफ तो नहीं हो सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आबदा तो इधर करमकोट ही में पल बढ़कर जवान हुई थी और हमारी नज़रों के सामने ही ब्याह कर वो यहाँ से वजीराबाद गई है। वो जीदा और मुश्ताक़े के लिए अजनबी कैसे हो सकती है? ये जीदा और मुश्ताक़ा वही 2 बंदे थे जिन्हें राना ने नामालूम औरत के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था और जीदे ने आकर बताया था कि चाची रहमते के घर में कोई अजनबी खूबसूरत औरत हफ्ता 10 दिन ठहरी थी। अब ये जीदा ही इस बात की वजाहत कर सकता था कि उसने किस बिना पर इतनी बात कही थी। राना जी, अब जीदे को फौरन यहाँ बुलाएं, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। मैं इससे पूछगछ करना चाहता हूँ। फौरी तौर पर तो ये मुमकिन नहीं है मलिक साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। अगर आप शाम तक रुके रहते हैं तो फिर ठीक है। शाम तक रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता राना जी, मैंने 2 टोक अल्फाज में कहा। फिर पूछा कि अभी जीदा को यहाँ बुलाना नामुमकिन क्यों है? असल में थोड़ी देर पहले मैंने जीदा और मुश्ताक़े को किसी ज़रूरी काम से करमकोट से बाहर भेजा है, राना वजाहत करते हुए बोला। वो शाम तक ही वापस आएंगे। अगर आपका फौरी तौर पर वापस जाना ज़रूरी है तो आप रवाना हो जाएं, मैं जीदे को आपके पास थाने भेज दूंगा। हाँ, यही मुनासिब रहेगा, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। हमारे दरमियान मज़ीद 10-15 मिनट तक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। फिर मैं वहाँ से उठ आया। राना का बड़ा शदीद इसरार था कि मैं दिन का खाना उसकी हवेली में खाकर जाऊं, मगर मेरा जहन इस केस में इस बुरी तरह उलझा हुआ था कि मैं मज़ीद 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुक सकता था। लिहाजा वापसी की राह इख्तियार करने में मैंने ताख़ीर से काम नहीं लिया। जब हमारा टांगा दरिया के किनारे कच्चे रास्ते पर करमकोट से थाने की तरफ बढ़ रहा था तो मस्जिद में ज़ोहर की अजान की सदा गूंजने लगी। टांगे पर सवार होते ही मैंने अपने और राना के बीच होने वाली हालिया बातचीत से बासित अली को आगाह कर दिया था। थोड़ी देर के बाद बासित अली ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, नंबरदार के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपकी नज़र में वो कैसा बंदा है? अच्छा भला मानस बंदा है, मैंने उलझन ज़दा लहजे में जवाब दिया। मैं इसे काफ़ी अरसे से जानता हूँ। तुम किस हवाले से पूछ रहे हो? जनाब, सच्ची बात यह है कि मुझे नंबरदार में कोई गड़बड़ महसूस हो रही है, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। कैसी गड़बड़, ज़रा खुलकर बताओ। मैं सवालिया अंदाज से बासित को देखने लगा। जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बोला, पहले इसने अपने बंदों को गांव का सर्वे करने भेज दिया, जिसके नतीजे में जीदा एक सनसनीखेज खबर भी लाया। यूं ही महसूस हो रहा था हम यूं ही रहमते के घर में पहुंचेंगे और मसला हल हो जाएगा, मगर वहां जमीला और चाची रहमते ने जो स्टोरी सुनाई वो भी आपके सामने है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हम वापस हवेली इस नियत से आए थे कि जीदे से इस बाबत पूछताछ करेंगे, मगर हमारी आमद से कबल ही नंबरदार ने अपने दोनों बंदों को कहीं भेज दिया ताकि हम इनसे बात न कर सकें। तो तुम्हारे ख्याल में राना ने ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक राना का इस मामले में कहीं ना कहीं कोई हाथ है? जी हाँ,
वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने जो महसूस किया वो बेधड़क आपसे कह दिया है। यकीन करें या ना करें, यह आपकी मर्जी है। बात यकीन करने या ना करने की नहीं है बासित अली, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे अंदर तजस्सुस और शक का मादा पाया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में इस जौहर की बड़ी अहमियत है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि नंबरदार नवाज ने हमारे साथ गलत बयानी करके कोई खेल खेलने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हारे इस ख्याल की तस्दीक के लिए राना को अपने अंदाज में ज़रूर चेक करूँगा। वैसे हमें एक और बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि मैंने जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से पूछ बैठा, कौन सी बात मलिक साहब? जैसा कि तुमने महसूस किया और मैंने भी, कि मैंने वजाहत करते हुए कहा, जमीला और उसकी सास चाची रहमतें हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थीं। ऐन मुमकिन है कि वो दरिया से मिलने वाली लाश जिस खूबसूरत औरत की है वो वाकई इनके घर में वक्त गुजार कर गई हो, और ये दोनों किसी ख़ास वजह से इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही हों। जी ये तो है, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। बस अगर ये है तो फिर हमें मुनासिब मौके का इंतज़ार करना होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। बहुत जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसके बाद बासित अली ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। 6 नवंबर की शाम पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला औरत की मौत 4 और 5 नवंबर की दरमियानी रात निसफ शब के बाद किसी वक्त वाक़ हुई थी। इस नामालूम औरत को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा एक ऐसे रूहानी अजाब से भी गुजारा गया था कि इसी सदमे से उसकी मौत वाक़ हो गई थी। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इस बदनसीब औरत की बड़ी बेदर्दी से आबरू रेजी की गई थी, और ये इसी इस्मत दरी के दौरान में इसकी रूह कब्ज़ से अंसरी से परवाज़ कर गई थी। ये तसव्वुर ही लर्जा देने वाला था कि खूबसूरत और पुरकशिश औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ ज़्यादती का निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया जाए। इन लम्हात में इस बदबख्त की कसम पुरसी और बेबसी का शुमार या हिसाब करना मुमकिन नहीं था। इस नामालूम औरत के पूरे बदन पर ऐसे निशानात पाए गए थे जैसे इसकी इज्जत से खिलवाड़ करते हुए किसी शकील कल्ब शख्स ने इसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया हो। चूँकि मैं अभी तक इस बदकिस्मत औरत के हवाले से कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए इसकी लाश को मैंने सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने ही में छोड़ दिया था। जब तक इसका कोई वाली वारिस सामने ना आता, लाश का सर्द खाने में ही रहना मुनासिब था। बात की बाद में देखी जाती। अगली सुबह मैंने ASI कदीर खान को एक कांस्टेबल के हमरा वजीराबाद रवाना कर दिया। मैंने इन्हें आपदा की ससुराल का एड्रेस भी लिखकर दे दिया था ताकि वो जमीला और चाची रहमतें की बात की तस्दीक कर सकें। यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि नामालूम औरत की शनाख्त का मामला भी अभी तक उलझा हुआ था। जहन को बटाने के लिए मैं दीगर कामों में मसरूफ़ हो गया। मैं थाने में बैठा अमूर थानादारी अंजाम दे रहा था कि एक कांस्टेबल ने अंदर आकर 2 इतलात दी। मलिक साहब, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन लोग? मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा। एक तो अपना फीका कोचवान है जी, उसने पहली इतला दी, फिर बताया, और दूसरे 3 बंदे उधर करमकोट से भी आए हैं, जिनमें एक औरत और मर्द हैं जनाब। करमकोट? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, और मेरा ध्यान राना नवाज अली की तरफ चला गया। मैंने कांस्टेबल से पूछा, फीके ने कुछ बताया कि वो किस सिलसिले में मुझसे मिलने आया है? वक़ुआ के रोज़ मैं जिस मकसद के लिए फीके कोचवान से मिलना चाहता था, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही थी। फीके ने अल्लाह बख्श के साथ मिलकर इस नामालूम औरत की लाश को दरिया से निकाला था। इस अमल के दौरान में अल्लाह बख्श ने तो निगाह उठाकर भी लाश की तरफ नहीं देखा था। अलबत्ता ये एहतियात फीके कोचवान ने नहीं बरती थी। मैं इससे यही मालूम करना चाहता था कि इसने मकतूला के बदन पर तशद्दुद वगैरह के आसार या किसी जख्म के निशानात तो नहीं देखे। ताहम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने यह मामला साफ कर दिया था। कांस्टेबल ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब, फीका कहता है कि आपने उसे याद फरमाया है, आप इससे कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, फीके से कहो कि अभी जाए, मैं बाद में जब ज़रूरत महसूस करूँगा तो उसे बुला लूँगा, मैंने कहा, और इन बंदों को अंदर भेज दो जो करमकोट से आए हैं। ओके मलिक साहब, ये कहते हुए कांस्टेबल वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद वो लोग मेरे सामने बैठे हुए थे। इनमें एक तो राना नवाज का मुलाजिम ख़ास जीदा था।
दूसरे दो अफराद को मैं नहीं जानता था। अपने अंदाज़ो अतवार से वो दोनों मियाँ बीवी लगते थे। मैंने बारीक बीनी से उनका जायज़ा लिया, फिर जावेद और जीदे की तरफ देखते हुए पूछा, जीदा, तुम कल कहाँ गायब हो गए थे? हम चाची रहमत के घर से वापस आए तो तुम और मुश्ताका करम कोट छोड़ चुके थे। थानेदार जी, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, वो सादा से लहजे में बोला। नंबरदार साहब जिधर भेजें हम इनकार तो नहीं कर सकते ना। उन्होंने हमें एक ज़रूरी काम से मुरादाबाद भेजा था। रात को वापसी में काफ़ी देर हो गई, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिरी न दे सके। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, वैसे नंबरदार साहब ने रात ही हमें बता दिया था कि आप किस सिलसिले में हमें ढूंढ रहे थे। मैंने आपका काम रात ही को कर दिया था और सुबह इन दोनों बंदों को लेकर आपके पास आ गया हूँ। मौजा मुरादाबाद करमकोट से 5 मील के फासले पर जुनूब में वाक़ था। मैंने जीदे से इस ज़रूरी काम की तफसील जानना मुनासिब न समझा, जिसकी गर्ज से राना ने इन दोनों को मुरादाबाद भेजा था। ये सरासर वक्त बर्बाद करने का मुतरादिफ होता और मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैंने जीदे के साथ आने वाले मर्द और औरत की तरफ देखते हुए सवाल किया, इन दोनों की तारीफ? थानेदार साहब, ये इदरीस और जरीना हैं। जीदा इन दोनों का तारुफ कराते हुए बोला, इदरीस की इधर करमकोट में परचून की दुकान है और ये चाची रहमत के ग्वांडी हैं जनाब। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो चाची रहमत के घर के साथ जो दूसरा घर बना हुआ है, ये लोग वहाँ रहते हैं? दोनों एक दूसरे के ग्वांडी यानी पड़ोसी हैं? जी जनाब, जीदा इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। चाची रहमते और जमीला ने झूठ बोलकर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। ये दोनों इस हकीकत की गवाही देंगे, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि मैंने कितनी खालिस तहकीक की थी। जीदा फख्रिया अंदाज में अपनी कारगुजारी बयान करने के बाद खामोश हुआ तो मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, तुम ये दोनों मियाँ बीवी इस बात के गवाह हैं कि ये चाची रहमत के घर में कोई खूबसूरत अजनबी औरत हफ्ता 10 दिन के लिए रुकी थी, इस बात से ये वाकिफ़ हैं? जी हाँ बिल्कुल, वो बड़े एतमाद से बोला। मैं चाची रहमत के पड़ोसी मियाँ बीवी की जानिब मुतवज्जा हो गया, फिर मर्द की आंखों में देखते हुए सवाल किया, हाँ भाई इदरीस, ये क्या माजरा है? जनाब, माजरा तो हमारी भी समझ में नहीं आया, इदरीस ने सादा से लहजे में जवाब दिया, लेकिन ये ज़रूर है कि चाची रहमत के घर में हमने एक अजनबी औरत को देखा ज़रूर है। 3-4 दिन पहले वो अचानक गायब हो गई थी। इदरीस ने वाज़ेह तौर पर अजनबी औरत के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन मैंने फिर भी अतमाम हुज्जत के तौर पर पूछ लिया, इदरीस, कहीं तुम चाचे रहमत की बेटी आबदा की बात तो नहीं कर रहे? वो भी तो हफ्ता 10 दिन वहाँ रुक कर वापस अपने ससुराल वजीराबाद चली गई है। आप भी कैसी अजीब बातें करते हैं थानेदार साहब, वो अजीब से लहजे में बोला। आबदा को हम बचपन से जानते हैं, हमें मुगालता कैसे हो सकता है? वो औरत कोई और ही थी, इसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। और जनाब, जरीना ने गहरी संजीदगी से कहा, आबदा का यहाँ आना और रहकर वापस जाना तो पहले का वाक़या है। जिस औरत का भी जिक्र हो रहा है वो बाद में चाची रहमत के घर में आई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी मैं सच कह रही हूँ, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। आबदा अपने खामिन से नाराज़ होकर करमकोट ज़रूर आई थी और ज़ुबैर उसे मना कर भी ले गया था, लेकिन इस बात को 15 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। वो पुरस्कार औरत अचानक ही कहीं से आ गई थी और फिर अचानक ही गायब भी हो गई। मुझे तो यही लगता है कि सिराजा इस मासूम को कहीं से अगवा करके या वर्क लाकर लाया था, लेकिन जमीला ने इसे रुकने नहीं दिया और वो चुपचाप कहीं निकल गई। खामखा की बात न करो जरीना, इदरीस ने घूर कर अपनी बीवी को देखा। दूसरों के घरेलू मामलात की टोह में नहीं रहना चाहिए। पता नहीं इस औरत का क्या मामला था, हकीकत तो सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है। ये ठीक है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन गवांडियों से भी सब कुछ छुपा रहता नहीं है, मैंने जरीना की तायद करते हुए कहा। जरीना ने कुछ देखा है तो कह रही है ना? मैं तो कल ही जनाब आपको सब कुछ बताने वाली थी जब आप पूछगछ के लिए चाची रहमती के घर आए थे, जरीना ने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन मुझे इसका मौका नहीं मिला। मैं पहले अपने घर के दरवाजे के पीछे खड़े होकर और बाद में दोनों घरों की दरमियानी दीवार से कान लगाकर चाची के घर में होने वाली आपकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। ओह, तो वो तुम थीं? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मैंने गुज़िश्ता रोज़
चाची रहमते के घर के आसपास जो महसूस किया था कि कोई कहीं छुपकर मुझे देख रहा है, तो मेरा वो एहसास बिल्कुल दुरुस्त था। अब ज़रीना तस्दीक कर रही थी कि वो मेरी टोह में थी। मर्दों की बनिस्बत औरतों में तजस्सुस का मादा कुछ ज़्यादा ही होता है। थानेदार साहब, इदरीस मुझसे मुखातिब होते हुए मिन्नत रेज लहजे में बोला, मैं दुकान खुली छोड़कर आया हूँ। मेरा 6 साल का लड़का अहमद वहाँ बैठा है। आपको जो कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लें। और अहमद से छोटे हामिद को मैं अपनी बहन के पास छोड़कर आई हूँ। ज़रीना ने इदरीस की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हामिद अभी सिर्फ 2 साल का है। मैंने इनकी मजबूरियों का ख्याल करते हुए इन्हें जल्दी निपटाने का फैसला कर लिया और ज़रीना से पूछा,